अब एक आइडियल डायोड का अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? सर्किट में अगर आपको एक डायोड दिया हुआ है तो आइडियली होता यह है कि शॉर्ट सर्किट की तरह वो बिहेव करता है अगर वो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो होता है। तो ये तो बिल्कुल आइडियल केस में हो गया। किसी किसी केस में हम लोग ये भी लेते हैं कि उसके अक्रॉस जो ये कट इन वोल्टेज होता है ना, 0.7 वोल्ट जो सिलिकॉन डायोड के लिए हो जाता है और 0.2 वोल्ट जर्मीनियम के लिए होता है, जो हम लोगों ने पिछले ग्राफ में देखा था, उसको भी एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, एक छोटा सा E0 वोल्टेज भी है जो 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन में, 0.2 वोल्ट होता है जर्मीनियम में। तो अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। आप ये ऐसा कर सकते हैं कि उस शॉर्ट सर्किट में छोटा सा एक वोल्टेज 0.7 वोल्ट लगा लीजिए, और अगर वो रिवर्स्ड बायस है तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी कि उसके थ्रू करंट पास नहीं कर रहा है। तो इससे आप देख रहे हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो यूनिलैटरल इन नेचर होता है। यूनिलैटरल का मतलब ये हुआ कि करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, P to N इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और कब फ्लो करेगा? अगर P जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। P से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है, P तभी करंट फ्लो करेगा। अगर वो रिवर्स बायस हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी को कहते हैं यूनिलैटरल नेचर। यूनिलैटरल मतलब एक ही डायरेक्शन में वो करंट फ्लो को अलाउ कर रहा है। एस.सी. वर्मा जी का एक क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं। अ सेमी कंडक्टिंग डिवाइस इज कनेक्टेड इन अ सीरीज सर्किट विद अ बैटरी एंड अ रेजिस्टेंस। अ करंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट। इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड द करंट ड्रॉप्स टू ऑलमोस्ट जीरो। देखिए ऑलमोस्ट जीरो लिख रहा है, एग्जैक्टली जीरो नहीं लिख रहा है, क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स होने में अगर आपने उसको रिवर्स बायस किया तो एस.सी. वर्मा जी जानते हैं कि रिवर्स बायस में भी एक माइक्रो एम्पियर छोटा सा करंट तो फ्लो करता है, लेकिन उसको हम लोग ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो द डिवाइस में भी क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बात है, वो एक पीएन जंक्शन होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं हो सकता है, पी टाइप नहीं हो सकता है, एन टाइप नहीं हो सकता है, क्योंकि अकेले पी टाइप और एन टाइप से कुछ नहीं होता है। जब तक एक पी टाइप मटेरियल और एन टाइप जंक्शन नहीं बनाते हैं, डायोड नहीं बनाते हैं, इस तरह का ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है। तो ये जो जंक्शन डायोड है उसको सर्किट में हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिखा दिया कि इस जंक्शन डायोड के अक्रॉस 0.6 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस है जब ये फॉरवर्ड बायस्ड है तब, यानी कि देखिए ऊपर में प्लस वोल्टेज है, नीचे नेगेटिव है। तो इस डायोड के अक्रॉस 0.6 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस है। और कभी कभी आप ये ले सकते हैं कि करंट बिल्कुल एक्सपोनेंशियली बढ़ गया, या अगर आप उसको एक स्ट्रेट लाइन से अप्रॉक्सीमेट करना चाहें तो उसका स्लोप जो है वो 1/RD हो जाता है। तो ये सब सिंपल एनालिसिस है, वो आपको दिखा रहा है कि आप डायोड को किस तरह से अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं सर्किट में। बहुत बार ये होता है कि इस आरडी को हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने दिखाया था ना कि जब करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने लगता है तो आरडी की वैल्यू क्या आ गई थी? ऑलमोस्ट 0.025 ओम्स वगैरह आ गई थी, नेग्लिजिबल हो गई थी। तो इस आरडी को भी भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको परेशान करने के लिए बोल दे कि नहीं नहीं भाई, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी 0.6 वोल्ट है, कट इन वोल्टेज, और फॉरवर्ड बायस होता है, तो ये डायोड का अपना रेजिस्टेंस कुछ होता है 2 ओम। तो कुछ नहीं है, आप उस सर्किट में इस 2 ओम को इंक्लूड कर लीजिए, KCL KVL लिखिए, आसानी से सर्किट को सॉल्व कर लीजिए। लेकिन डायोड में हमेशा ध्यान ये रखना है कि ये जो P वाला एंड है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है या नेगेटिव टर्मिनल से। अगर ये वाला एंड जो बेस है, P वाला एंड अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, यानी कि वो फॉरवर्ड बायस्ड है, तो डायोड आप कह सकते हैं कि ऑन है। उसका मतलब उसके थ्रू करंट पास कर रहा है। अगर ठीक इसी का उल्टा हो रहा है, डायोड अगर रिवर्स्ड बायस है, तो हम लोग कहते हैं कि वो डायोड ऑफ हो गया, यानी कि इसके थ्रू अब करंट पास नहीं करेगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ इन अ पीएन जंक्शन अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड एज शोन। ये इनपुट सिग्नल है तो आउटपुट कैसा होगा? देखिए, जब तक ये इनपुट सिग्नल नेगेटिव है, आप इनपुट सिग्नल लगा रहे हैं मतलब यहाँ पर वो वोल्टेज दे रहे हैं इस डायोड के क्रॉस। तो इनपुट सिग्नल अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वोल्टेज इस डायोड के P वाले एंड पे लग रहा है। P वाले एंड पे नेगेटिव वोल्टेज है, इसका मतलब ये डायोड रिवर्स बायस हो गया। जैसे ही डायोड रिवर्स बायस हुआ, इसका मतलब क्या होगा? वो डायोड ऑफ स्टेज में है, ऑफ है। ऑफ का मतलब ये हुआ कि इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा।
इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करे और आरएल के थ्रू कोई करंट फ्लो करे, ये तो नहीं होगा। तो अगर ये डायोड ऑफ हो गया, इसका मतलब इस पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? V0 ऑब्वियसली 0 होगा। ये मत समझिए कि V0 यहाँ पर नेगेटिव होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हाँ सर ये तो ऑफ हो गया, तो इधर नेगेटिव वोल्टेज है तो इधर भी क्यों ना नेगेटिव आ जाए। नहीं, आप डायोड में ये देखिए कि पहली बात कि ये ऑन है या ऑफ है। डायोड अगर ऑफ हुआ, और ऑफ कब होता है? जब डायोड रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस कब होता है? जब इसका ये जो बेस है ना, पी वाला साइड, उसमें अगर आपने नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया है, तो नेगेटिव वोल्टेज लगा तो ये डायोड ऑफ हुआ। जैसे ही डायोड ऑफ हुआ तो इस सर्किट में देखिए अब करंट फ्लो करेगा ही नहीं। करंट नहीं फ्लो करेगा तो क्या होगा? ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों सेम वोल्टेज पे होगा, यानी कि इसमें वोल्टेज डिफरेंस V0 0 हो जाएगा। यानी कि जब तक इनपुट नेगेटिव है आउटपुट 0 होगा। अब जब इनपुट पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे ही इनपुट पॉजिटिव हुआ, यानी कि ऐसा आपने कर दिया, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, यानी कि पी साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस हो गया तो इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा मुझसे नहीं पूछा है ना, मुझे जानना है, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू ठीक ठाक होगी और इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नेग्लिजिबल होगा। आप कह सकते हैं कि 0.6 होना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन में उस 0.6 को लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट 0 होता है। तो ऑन स्टेज में करंट फ्लो करेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी 0 है। तो यहाँ पर ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, इसका वोल्टेज कितना होगा? उतना ही होगा जितना इस एंड का है, होगा ना, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप तो हुआ नहीं। तो ये अगर +5 पे है तो ये भी +5 पे होगा, और ये वाला तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो नीचे वाला वायर है, नीचे वाला लाइन है, ये 0 वोल्ट पे है। तो अगर इनपुट जो है वो +5 वोल्ट पे है, इसका मतलब डायोड हो गया ऑन। डायोड हुआ ऑन तो करंट फ्लो किया, करंट फ्लो किया, और इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है। तो यहाँ है 5 वोल्ट, तो यहाँ भी होगा 5 वोल्ट, यानी कि आउटपुट हो गया 5 वोल्ट। तो आउटपुट पहले 0 था, अब है 5 वोल्ट, यानी कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को एज अ रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर का मतलब ये होता है कि किसी एसी करंट को या एसी वोल्टेज को आप डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। रेक्टिफायर का मतलब होता है सुधार करना। तो एसी करंट में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि ये ऊपर नीचे हो रहा है। ये पॉजिटिव वैल्यू भी लेता है और नेगेटिव वैल्यू भी लेता है। तो अब अगर इस एसी वोल्टेज सोर्स को आप इस डायोड में लगाएंगे तो क्या होगा? ये डायोड एज अ रेक्टिफायर काम करेगा, क्योंकि जब तक ये वाला एंड पॉजिटिव है, यानी कि वोल्टेज पॉजिटिव है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा। फॉरवर्ड बायस रहेगा इसका मतलब ये ऑन रहेगा। ऑन रहेगा इसका मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या हो जाएगा? करंट I × R, यानी कि आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज कब मिलेगा? अगर इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है तो, और अगर इनपुट वोल्टेज नेगेटिव हो गया तो ये डायोड रिवर्स बायस हो गया, ये डायोड ऑफ हो गया। डायोड जैसे ही ऑफ हुआ करंट 0 हुआ। करंट 0 हुआ इसका मतलब इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया। वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया इसका मतलब आउटपुट 0 हो गया। तो ये सिंपल बेसिक आइडिया होता है डायोड को एज अ रेक्टिफायर यूज़ करने का। देखिए जब तक ये नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर लगा रहेगा, ये डायोड ऑफ स्टेज में आ गया, करंट 0 हो गया। करंट 0 हो गया इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर 0 हो गया। तो आउटपुट देखिए हमने 0 बना दिया है। और जब डायोड के पी साइड को पॉजिटिव वोल्टेज मिला, यानी कि डायोड ऑन हुआ, यानी कि करंट यहाँ से फ्लो करने लगा। जैसे ही करंट फ्लो किया तो इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। कितना होगा? जो इनपुट वोल्टेज होगा, क्योंकि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो डायोड है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है। तो इनपुट और आउटपुट में देखिए क्या रिलेशन हुआ?
आउटपुट ऐसा बन गया। इनपुट कैसा होगा, ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन आउटपुट देखिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही है। यानी कि इस डायोड सर्किट ने इस इनपुट वोल्टेज को रेक्टिफाई कर दिया, सुधार किया। क्या सुधार किया, उसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन था उसको हटा दिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि आप देख रहे हैं कि आधे साइकिल को ही सुधार कर रहा है और बाकी आधे साइकिल में आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो गया। तो इसीलिए ऐसे सर्किट को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये वेव के आधे पोर्शन को ही रेक्टिफाई कर रहा है। तो ये हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी को हम लोग और दूसरे तरीके से भी समझ लें। मान लेते हैं कि इस डायोड के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप 0.6 वोल्ट है। तो क्या होगा, कुछ नहीं, आप जब KVL लिखेंगे इस सर्किट में, इसमें जब KVL लिखिएगा तो करंट इन दिस सर्किट क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, वो सीधा सीधा हो जाएगा VI माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई R प्लस RD। RD क्या हो गया, इस डायोड का रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर क्या हो जाएगा, इसको आप R से मल्टीप्लाई कर दीजिए फॉर द ऑन स्टेट। बहुत ही सिंपल ये है, एक इस सर्किट में KVL लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर आप इस 0.6 वोल्टेज को भी फैक्टर इन कर रहे हैं तो इनपुट वोल्टेज देखिए ग्रीन से ऊपर है, आउटपुट वोल्टेज थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, 0.6 वोल्ट से नीचे आ गया। तो इनपुट वोल्टेज देखिए ऊपर वाला है, आउटपुट वोल्टेज नीचे वाला है। ऑफ स्टेट में तो आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो गया। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो गया और ऑन स्टेट में आउटपुट वोल्टेज इनपुट से थोड़ा सा नीचे है। क्यों नीचे है, इस 0.60 वोल्ट के ड्रॉप के कारण। अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल एक साथ दिखेंगे। तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। SC वर्मा जी की बुक में ऐसे इसको दे रखा है। इनपुट वोल्टेज देखिए ये है, आउटपुट वोल्टेज ये होगा। करंट कैसे फाइंड करेंगे, इनपुट वोल्टेज अगर V0 साइन ओमेगा t प्लस फाई है और इसका रेजिस्टेंस जंक्शन का R जंक्शन है, तो करंट हो जाएगा V0 साइन ओमेगा t प्लस फाई डिवाइडेड बाई R प्लस R जंक्शन। सिंपल KCL KVL है और कुछ नहीं है, और इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इस हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर आप ट्रांसफार्मर वगैरह यूज़ करते हैं तो देखिए ऐसा सर्किट बनेगा। एक AC सोर्स है, वो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में वोल्टेज देता है, इस प्राइमरी से सेकेंडरी में कुछ वोल्टेज आ रहा है। ये किस लिए होता है, ये स्टेप अप स्टेप डाउन वगैरह जो करना होता है ना वोल्टेज का, उसके लिए है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज आया वो इस डायोड को फीड हो रहा है। तो जब तक ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, ऑन स्टेट में है, तो करंट फ्लो करेगा। तो इनपुट वोल्टेज अगर ऐसा है, इनपुट AC, तो आउटपुट ऐसा होगा जब डायोड ऑन है। तो ये डायोड जब ऑफ हो गया तो आउटपुट वोल्टेज देखिए यहाँ पर नहीं है, यानी कि ज़ीरो हो गया। तो ये सिंपल एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि हाफ वेव नहीं फुल वेव रेक्टिफायर बन जाए तो आपको एक नहीं दो डायोड लेना पड़ेगा, डायोड D1 और डायोड D2। इनपुट वोल्टेज के एक हाफ साइकिल में ये वाला फॉरवर्ड बायस रहेगा और दूसरे हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। देखिए अगर इनपुट वोल्टेज ऐसा आ रहा है तो जब तक ऊपर वाला एंड पॉजिटिव है तो ये वाला D1 फॉरवर्ड बायस हुआ, अगले हाफ साइकिल में ये वाला एंड नेगेटिव हो गया, यानी कि ये वाला डायोड ऑफ हो गया या रिवर्स बायस हो गया। लेकिन जब तक ऊपर वाला डायोड रिवर्स बायस है, नीचे वाला डायोड D2 ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो उस केस में इधर से करंट फ्लो करने लगेगा, और करंट ऊपर से ऐसे फ्लो करे या ऐसे फ्लो करे बात वही है। आउटपुट तो हम लोगों ने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिया है, अक्रॉस दिस RL लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिया है, तो आउटपुट जो है वो सेम रहेगा। आप करंट को ऊपर वाले डायोड के थ्रू फ्लो करवाइए या नीचे वाले डायोड के थ्रू फ्लो करवाइए, तो ये हो जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें देखिए वेव फॉर्म एट B ऐसा दिख रहा है, वेव फॉर्म एट A ऐसा दिख रहा है, और आउटपुट कैसा दिखेगा, ड्यू टू डायोड D1 ऐसा हुआ, ड्यू टू D2 ऐसा हुआ, फिर ड्यू टू D1 ऐसा हुआ। ड्यू टू D2 लिखने का मतलब ये है कि इस हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, D1 ये वाला डायोड रिवर्स बायस हो गया, यानी कि ये ऑफ हो गया, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है D2 डायोड के थ्रू। तो D2 डायोड के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो भी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL इतना आएगा। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये वाला जो हाफ वेव है ये किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, इस नीचे वाले डायोड D2 के कारण। ये वाला जो हाफ वेव है ये ऊपर वाले डायोड D1 के कारण प्रोड्यूस हुआ।
तो ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप देख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। और रेक्टिफायर में हम लोग क्या चाहते हैं कि एसी वोल्टेज को हम लोग बिल्कुल डीसी जैसा बना दे। तो डीसी वोल्टेज की पहचान क्या होती है? डीसी वोल्टेज यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, ये बात है कि वो नेगेटिव नहीं हो रहा है। दोनों डायोड ने मिलकर इतना तो रेक्टिफाई कर दिया कि आउटपुट वोल्टेज को नेगेटिव नहीं होने दे रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएट कर रहा है। 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम, ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस चीज़ को भी रेक्टिफाई करने का एक तरीका होता है। आप ये चाहते हैं कि इसका वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहे, यानी कि ये राइज करके ऊपर तक जाए और फिर नीचे ड्रॉप नहीं करे, मतलब ऊपर ही रहे, हल्का सा ड्रॉप करे, फिर राइज करने लगे, फिर ऊपर ही रहे। तो ऐसा कौन सा सर्किट एलिमेंट होता है जो वोल्टेज को ड्रॉप नहीं होने देता है? कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया, अब उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होने में कुछ टाइम लगता है ना, जो टॉ इज इक्वल टू RC उसका टाइम कांस्टेंट होता है। तो अगर आप टॉ को बहुत इंक्रीज कर दें, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होने में बहुत टाइम लगेगा, उतने टाइम में क्या हो जाएगा कि दूसरा हाफ साइकिल आ जाएगा, वो वोल्टेज को फिर से ऊपर उठा देगा। तो अगर आप इस सर्किट में एक कैपेसिटर भी लगा दें, जैसा कि देखिए हमने यहाँ पे लगाया है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगा। देखिए क्या होगा, एसी इनपुट तो ऐसा है ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस नीचे वाले एंड को तो ऊपर कर दिया हमने फुल वेव रेक्टिफायर लगा करके, एक तरह से मॉड फंक्शन बना दिया इसको। अब अगर कैपेसिटर नहीं होगा तो फंक्शन देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। कैपेसिटर क्या करता है, एक हाफ साइकिल में इसके अक्रॉस मान लेते हैं कि वोल्टेज यहाँ तक आ गया। अब अगले हाफ साइकिल में जब आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करके रखता है। कितनी देर रखेगा वो इसके टाइम कांस्टेंट टॉ पे डिपेंड करता है। तो अगर आप टॉ को इंक्रीज कर दें, यानी कि मान लीजिए कि टॉ को हम लोग बना देते हैं 50 मिली सेकेंड, और इस एसी इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ऐसी है या टाइम पीरियड ऐसा है कि अगले 5 मिली सेकेंड में ही अगला हाफ वेव आ जाता है। तो जब तक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूरा ड्रॉप किया ही नहीं है, दूसरा हाफ साइकिल आ गया और वोल्टेज को फिर से बढ़ा दिया, तो उसके बाद वोल्टेज फिर से ऊपर आ गया। फिर जब ये वोल्टेज नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये कैपेसिटर वोल्टेज को नीचे आने से रोकेगा। 100% नहीं रोक पाएगा, थोड़ा सा तो गिरेगा ही, लेकिन इसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है, इसलिए जब तक वो वोल्टेज गिरेगा कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप करेगा, उससे पहले फिर अगला हाफ साइकिल आकर के वोल्टेज को बढ़ा देगा। तो आउटपुट वोल्टेज देखिए ऑलमोस्ट ऐसा हो रहा है ना, स्ट्रेट लाइन ये है, फिर ऊपर आया, फिर हल्का सा स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, इस डायग्राम में ऐसा बना दिया है, हल्का सा तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा ही, फिर ऊपर आएगा, फिर हल्का सा ड्रॉप करेगा, फिर ऊपर आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देख रहे हैं कि आप एक डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर विथ अ कैपेसिटर। ये आपको डीसी वोल्टेज या डीसी करंट देता है। अब डायोड में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स ब्रेकडाउन का। हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है जो कि मिली एम्पियर्स में होता है, और डायोड अगर रिवर्स बायस होता है तो बहुत ही नेग्लिजिबल करंट फ्लो करता है जो माइक्रो एम्पियर्स में होता है। लेकिन अगर आप रिवर्स बायस को धीरे धीरे बढ़ा देंगे तो एक वोल्टेज आता है जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, जहां पर वो डायोड ब्रेक डाउन कर जाता है। अब ब्रेक डाउन का मतलब ये नहीं है कि डायोड तहस नहस हो गया, टूट गया, जलकर राख हो गया, नहीं। ब्रेक डाउन का मतलब ये है कि उस वोल्टेज से ज़्यादा अगर आपने रिवर्स वोल्टेज दिया है तो करंट अचानक से बढ़ने लगता है। इस ग्राफ को देखिए, वोल्टेज ऑलमोस्ट उतने ही पे ही फिक्स है, वी ब्रेक डाउन पे ही, लेकिन करंट देखिए धड़ के नीचे बढ़ता जा रहा है। करंट कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। कितना बढ़ेगा वो तो ऑब्वियसली सर्किट पे डिपेंड करता है कि आपने कितना रिवर्स बायस वोल्टेज दिया है, उस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, उन सब पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप इस रीजन को ध्यान से देखिए इसको, कि अगर रिवर्स वोल्टेज इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो गया तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसको कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन करंट। और रिवर्स ब्रेकडाउन होता क्यों है, कैसे होता है,
इस मैकेनिज़्म का फिजिक्स अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि दो मैकेनिज़्म होते हैं जिसके कारण रिवर्स ब्रेकडाउन होता है। एक होता है एवलांचे ब्रेकडाउन, दूसरा होता है ज़ेनर ब्रेकडाउन। अब इसको डिटेल में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इस IV ग्राफ और इससे रिलेटेड जो सर्किट डायग्राम है उसी को करना है। मैं जल्दी से केवल बता देता हूं कि ये दोनों मैकेनिज़्म होता क्या है। देखिए, जब आप किसी डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो क्या होता है, आप P साइड ऑफ द जंक्शन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये भी बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ गया कि क्या हुआ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन होगा ना, बिल्कुल होना है, P साइड है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वहाँ पर एटम तो है ना, एटम है यहाँ पर। तो उस एटम का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, बिल्कुल वो इलेक्ट्रॉन तिरा जाएगा, एकदम निकल जाएगा, यानी कि वो एटम आयनाइज हो गया। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि एटम है, ऐसा कोई एटम है जो भी ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट जो भी एटम है यहाँ पर, उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करके इधर ले आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ गया कि खूब सारे इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर हुआ, P से N। इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ P से N, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, N से P। तो देखिए ये नेगेटिव करंट हुआ ना, N से P डायरेक्शन, यानी कि करंट का नेगेटिव डायरेक्शन। मैंने बताया था कि डायोड में जब भी करंट P से N फ्लो करे तो वो पॉजिटिव करंट होता है, जब भी करंट N से P की तरफ फ्लो करे तो वो नेगेटिव करंट होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सब जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट होकर के लेफ्ट से राइट P से N आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन P से N आ रहा है तो करंट N से P फ्लो किया, और खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यानी कि खूब सारा करंट फ्लो करेगा। तो वही यहाँ पर दिखा रहा है कि करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी अगर आप इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा रिवर्स बायस कर देंगे तो ये जो मैकेनिज़्म है ना कि कोई एटम आयनाइज हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन ही निकल कर आ गया बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस मैकेनिज़्म को कहते हैं ज़ेनर मैकेनिज़्म। दूसरा होता है एवलांच मैकेनिज़्म। उसमें क्या होता है कि यहाँ से या यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मोशन कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को या किसी दूसरे एटम को टकराएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को भी ये आयनाइज कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन, दो से चार इलेक्ट्रॉन, चार से 16 इलेक्ट्रॉन, इस तरह एक इलेक्ट्रॉन की बाढ़ आ जाएगी, उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। उस इफेक्ट को कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। और कोई भी डायोड अगर वो ब्रेकडाउन हो गया है तो उसको ज़ेनर डायोड कहते हैं, भले उसका मैकेनिज़्म दोनों में से कोई हो। जनरली पहले ज़ेनर मैकेनिज़्म आता है, उसके बाद अगर वोल्टेज और बढ़ा दीजिएगा तो एवलांचे मैकेनिज़्म आएगा। और डायोड जब इस रीजन में ऑपरेट करने लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं ज़ेनर डायोड। और ज़ेनर डायोड की क्या खासियत होती है, उसके लिए देखिए, इट इज़ मेड बाय हेविली डोपिंग बोथ P एंड N साइड, दस डिप्लीशन रीजन इज़ वेरी थिन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन इज़ वेरी हाई। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, तहस नहस करेगा। सो ब्रेकडाउन वोल्टेज इज़ लो, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज इसी रेंज में रहता है। और ब्रेकडाउन से ये मत समझिएगा कि करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर गया और डायोड जल गया। डायोड अगर जलना है तो वो जलेगा ही, वो फॉरवर्ड बायस में भी जल सकता है, रिवर्स बायस में भी जल सकता है। और डायोड को जलने से रोकने के लिए ही हम लोग सर्किट में रेजिस्टेंस वगैरह लगाते हैं ताकि करंट थ्रू डायोड जो है वो लिमिटेड रहे। और ज़ेनर डायोड का सिंबल ये होता है। इसमें देखिए ये वाला चीज़ जो बना दिया ना वो हो गया ज़ेनर डायोड। अब ज़ेनर डायोड में आपने ये भी देखा होगा कि उसका जब रिवर्स बायस इस ज़ेनर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है ना। देखिए ये ग्राफ बिल्कुल वर्टिकल हो गया, यानी कि अगर आप इस रीजन में आ गए हैं, ज़ेनर ब्रेकडाउन हो गया या रिवर्स ब्रेकडाउन हो गया, तो वोल्टेज तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, करंट बढ़ता रहेगा। करंट कितना होगा वो सर्किट में डिपेंड करता है कि कितना रेजिस्टेंस है, कितना एक्सटर्नल वोल्टेज है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। यानी कि ज़ेनर डायोड जो है वो ऐसा प्राणी है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट होगा।
अगर रिवर्स ब्रेकडाउन हो गया है तो इसीलिए हम लोग जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस डायोड को रिवर्स बायस कर दीजिए, यानी कि इसके अक्रॉस ऐसा नेगेटिव और ऐसा वोल्टेज कुछ लगा दीजिए और ये रिवर्स बायस ऐसा है कि रिवर्स ब्रेकडाउन हो गया, तो ये वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। आप यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज लगाइए, वोल्टेज अक्रॉस डायोड कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि इस सर्किट में देखिए, यहाँ पर आपने अनरेगुलेटेड वोल्टेज डाला है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज डाल दीजिए। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये रिवर्स बायस हो। तो ये अगर रिवर्स बायस है और रिवर्स बायस ऐसा है कि इस डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन हो गया और इसका जेनर वोल्टेज मान लेते हैं कि VZ है, तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज VZ ही रहेगा, ये वोल्टेज रेगुलेटेड रहेगा। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि इस जेनर डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन होना चाहिए। इसको रिवर्स ब्रेकडाउन करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो आपको बाहर से देना पड़ेगा। कभी कभी सर्किट में होगा ऐसा, जेई मेंस आई थिंक 2019 या 20 में क्वेश्चन पूछ दिया है कि है वो जेनर डायोड लेकिन उसका रिवर्स ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो अगर उसका रिवर्स ब्रेकडाउन नहीं होगा तब करंट कितना होगा आप देखिए। अगर रिवर्स ब्रेकडाउन नहीं होगा तो करंट तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही रहेगा ना, माइक्रो एम्पियर में रहेगा कुछ। रिवर्स ब्रेकडाउन अगर हो जाएगा, मान लीजिए कि जेनर वोल्टेज है 15 वोल्ट, तो अगर रिवर्स वोल्टेज इस 15 वोल्ट को क्रॉस करने लगेगा तब वोल्टेज यहाँ पर फिक्स हो जाएगा 15 वोल्ट पे। तो इसी मैकेनिज्म का यूज़ करके हम लोग जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस सर्किट में देखिए कि अगर आपको दिया हुआ है सोर्स वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो 17 वोल्ट है और ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है, आप चाहते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहे 15 वोल्ट पे, तो क्या करिएगा, कुछ नहीं, आप ये लगाइए जेनर डायोड। अब देखिए क्या होगा, ये VS है, ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस, तो उससे क्या होगा, ये प्लस है, कितना है प्लस 17 वोल्ट, यानी कि ये वाला एंड क्या हो जाएगा प्लस से आ रहा है, यानी कि ये जेनर डायोड हो गया रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस भी कितना हो गया 17 वोल्ट से रिवर्स बायस, यानी कि उसका ब्रेकडाउन भी हो गया। तो जैसे ही इस जेनर डायोड का ब्रेकडाउन हुआ, इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा 15 वोल्ट, वो कांस्टेंट हो गया। 15 वोल्ट में देखिए ये वाला एंड प्लस पे होगा, ये माइनस पे होगा। ये -15 का मतलब क्या है कि रिवर्स बायस उतना हुआ। तो अगर हम लोग ऊपर वाले एंड को N साइड को प्लस लेंगे तो वोल्टेज कितना हो गया 15 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज देखिए 15 वोल्ट पे कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हुआ, क्योंकि इसका जेनर वोल्टेज ही 15 वोल्ट था। हमने सोर्स वोल्टेज का यूज़ करके इस जेनर डायोड को रिवर्स बायस कर दिया। न सिर्फ रिवर्स बायस किया बल्कि इसका ब्रेक डाउन भी करा दिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो जेनर डायोड है ना, इसमें ब्रेक डाउन या करंट इतना ज़्यादा फ्लो तभी करता है जब ब्रेक डाउन हो जाए। सिर्फ जेनर डायोड लगा देने से ब्रेक डाउन नहीं होता है। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर ये तो जेनर डायोड हो गया, अब इसके अक्रॉस तो वोल्टेज हमेशा 15 वोल्ट रहेगा। नहीं, ये गलत है, ये मिसकंसेप्शन है। मान लीजिए इसी सर्किट में ये जो VS है वो ऐसा रहता कि 2 वोल्ट पे ये ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कि ये वाला VS की वैल्यू जो है वो 2 वोल्ट के ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि 4 वोल्ट्स और 1 वोल्ट के बीच में ये वेरी कर रहा है। तो क्या इस जेनर डायोड का ब्रेकडाउन होता? नहीं होता। अगर ब्रेकडाउन नहीं होता तो इसका वोल्टेज भी V0 15 वोल्ट पे कांस्टेंट नहीं होता। वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड कांस्टेंट कब होता है? जब इसका ब्रेकडाउन हो गया, और ब्रेकडाउन के लिए आपको उतना रिवर्स वोल्टेज चाहिए। तो अगर आप सिर्फ यहाँ पर 4 वोल्ट से लेकर के 1 वोल्ट के बीच में वोल्टेज को वेरी करेंगे तो ब्रेकडाउन तो हुआ नहीं। हाँ, ये रिवर्स बायस है लेकिन अभी इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है, पूछा भी है कि मान लीजिए कि ये 4 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहा है, तो बताओ तो इस जेनर डायोड में कितना करंट फ्लो करेगा? ऑलमोस्ट 0 करंट फ्लो करेगा, क्योंकि देखिए रिवर्स बायस है लेकिन 15 वोल्ट से कम है। तो आप इस रीजन में कहीं ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस रीजन में करंट कितना है? माइक्रो एम्पियर, ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट है। नहीं, वो तो तब होगा ना जब यहाँ पर रिवर्स ब्रेक डाउन हो जाए। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जेनर डायोड को हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं, बट तभी कर सकते हैं जब इसका रिवर्स बायस वोल्टेज इसके अक्रॉस
उतना हो जाए कि ब्रेक डाउन हो जाए। फॉरवर्ड करंट ये हो गया, इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज भी बोलते हैं। ये वाला जो छोटा सा करंट है उसको स्मॉल लीकेज करंट भी बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तरह तरह के नाम होते हैं, सबको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। जेनर डायोड का यूज़ कैसे करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ से जो अनरेगुलेटेड वोल्टेज आए आपके वो चिप को, महंगे महंगे आईसी को जला दें, तो आप क्या करिए, इस आईसी के अक्रॉस ये जेनर डायोड लगा दीजिए। अब इस जेनर डायोड का अगर जेनर वोल्टेज 3.7 वोल्ट है, तो अगर रिवर्स बायस यहाँ पर हो रहा है तो इस 2 पॉइंट के अक्रॉस यानी कि C और D के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 3.7 वोल्ट पर फिक्स रहेगा।